भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धन कौन सा है। और यह प्रश्न हर प्राणी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आज हम ऐसे ही कुछ बातें इस कहानी में बताएंगे कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा और अच्छा धन क्या है। आपने भी यह कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि कुछ लोग रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वही कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए आराम से जीते हैं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, धन का अर्थ केवल पैसा से नहीं है। वो उस चीज की बात करता है जो हमें सच्ची खुशी और संतोषपूर्णता का अनुभव करता है। अक्सर लोग इसे भौतिक पद या सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई इसे पार है। नमस्कार दोस्तों, वेद ज्ञान 02 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से समझाएंगे कि असली धन क्या है और हर व्यक्ति इसे कैसे पा सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शायद इस कहानी से आपके जीवन में बदलाव आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। ज्ञानवर्धक कहानी, सबसे बड़ा धन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा और अमूल्य धन केवल पैसा नहीं होता, बल्कि वह है जो उसकी सोच, मेहनत और रिश्तों से जुड़ा होता है। हर इंसान के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर उठता है कि क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हुए भी गरीबी से नहीं निकल पाते और कुछ लोग कम मेहनत में भी सुख शांति से जी लेते हैं। जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। ये कहानी है पुराने समय की, जब एक गांव में शिव प्रसाद नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन एक छोटी सी झोपड़ी में बीत रहा था, जो मिट्टी की दीवारों से बनी थी और छप्पर से ढकी हुई। हर बारिश में वह छप्पर टपकने लगता, लेकिन शिव प्रसाद ने कभी हार नहीं मानी। उसके 5 जवान बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता। वे दिन भर गांव की गलियों में भटकते रहते और समय बर्बाद करते। शिव प्रसाद हर सुबह खेतों में काम करने जाता और रात को थका हारा लौटता। एक दिन जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात बूढ़ी जानकी अम्मा से हुई, जो गांव में सबकी सलाहकार मानी जाती थी। जानकी अम्मा उसकी हालत देखकर चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, शिव प्रसाद, तू दिन भर खून पसीना बहाता है, फिर भी तेरी जिंदगी में कोई उजाला क्यों नहीं आता? तेरे बेटे अब जवान हैं, फिर भी पूरा बोझ तेरे ही सिर पर क्यों है? शिव प्रसाद ने थकी आवाज में जवाब दिया, क्या करूं अम्मा, मेरी हालत ही ऐसी है। मैंने अपने बेटों को कई बार समझाया, पर कोई नहीं सुनता। हमारे पास साधन नहीं, न कोई सहारा। जानकी अम्मा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तेरे पास 5 बेटे हैं, एक की तो शादी हो चुकी है ना? कम से कम उसे तो घर ला। बहू के आने से घर में कुछ बदलाव आ सकता है। शिव प्रसाद ने सिर झुकाकर कहा, जी अम्मा, मेरे बड़े बेटे विक्रम की शादी सुनीता से हो चुकी है, पर वो कभी अपने ससुराल नहीं आई। हमारे पास साधन नहीं थे उसे लाने के लिए, और उसके मायके वाले हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर जानकी अम्मा ने गंभीरता से कहा, शिव प्रसाद, कोशिश तो की होती, एक बार अपनी बात रखने की हिम्मत तो जुटाई होती। शिव प्रसाद बोला, कैसे लाता अम्मा? न अच्छे कपड़े, न घर में कुछ जरूरी सामान, और फिर समाज का डर भी था। जानकी अम्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी लाठी उठाई और बोली, चिंता मत कर, कल सुबह विक्रम को मेरे पास भेज दे, मैं उसे कुछ कपड़े और जरूरी सामान दूंगी। वो अपनी पत्नी को लाए और इस घर को फिर से जिंदा करे। बहू का आगमन ही इस घर के लिए वरदान बन सकता है। शिव प्रसाद की आंखों में पहली बार आशा की चमक दिखाई दी। वो बोला, अम्मा, आप तो मेरे लिए भगवान का रूप हैं, पर क्या सुनीता इस गरीबी में रह पाएगी? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदलती है। तू विक्रम को भेज, बाकी सब मैं देख लूंगी। बहू आएगी तो खुशहाली भी लौटेगी। अगले दिन शिव प्रसाद ने विक्रम को बुलाया और सारा हाल बताया।
पहले तो विक्रम संकोच में पड़ गया, लेकिन जब पिता के चेहरे पर आशा देखी तो वो मान गया। वह जानकी अम्मा के पास गया, जिन्होंने उसे नए कपड़े और थोड़ा सा जरूरी सामान दिया। अब विक्रम एक नए विश्वास और आत्मसम्मान के साथ अपनी पत्नी को लाने निकला। विक्रम अपनी पत्नी सुनीता को लेने के लिए उसके मायके पहुंचा। पहले तो सुनीता के परिवार वाले उसे देखकर चौंके। उन्हें लगा था कि विक्रम शायद अब कभी लौटेगा ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विक्रम सादगी के बावजूद आत्मविश्वास से भरा है और उसके हाथ में नए कपड़े और कुछ उपहार हैं, तो उनका रवैया थोड़ा बदला। सुनीता भी पहले थोड़ी झिझकी, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि गरीबी में जीना मुश्किल होता है। मगर जब उसने विक्रम की आंखों में अपने लिए सम्मान और बदलाव की चाहत देखी, तो उसने बिना देर किए अपना सामान बांध लिया और ससुराल चलने को तैयार हो गई। गांव लौटते वक्त विक्रम की चाल में जोश था और सुनीता के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान। झोपड़ी के पास पहुंचते ही जानकी अम्मा पहले से तैयार खड़ी थीं। उन्होंने दोनों का स्वागत किया और सुनीता को आशीर्वाद दिया। बेटी, तू इस घर में नई रोशनी बनकर आई है, इसे अपने प्रेम और सेवा से उजाला दे। शिवप्रसाद की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, राहत और सुख के थे। घर में पहली बार रसोई से कुछ विशेष पकवानों की खुशबू आई। सुनीता ने जैसे ही अपने हाथों से खाना बनाया, सभी बेटों को एहसास हुआ कि घर में बहू के आने से सिर्फ रोटियां नहीं बदली, बल्कि माहौल भी बदल गया है। धीरे धीरे सुनीता ने घर की व्यवस्था संभाली। वो सबका ध्यान रखने लगी और सबसे महत्वपूर्ण, उसने विक्रम और बाकी भाइयों को समझाया कि बिना काम के जीवन केवल बोझ होता है। एक दिन सुनीता ने सब भाइयों को इकट्ठा करके कहा, अगर हम सब मिलकर खेती करें, गाय भैंस पालें या कोई छोटा सा काम शुरू करें, तो इस घर को संभाल सकते हैं। पैसा सबसे बड़ा धन नहीं, सबसे बड़ा धन है आपसी सहयोग और मेहनत। उसकी बातों ने असर दिखाया। कुछ ही दिनों में भाइयों ने खेतों की देखरेख शुरू की, गांव के मेले में सामान बेचना शुरू किया और घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अब वो कच्ची दीवार वाली झोपड़ी धीरे धीरे पक्की होती जा रही थी। गांव के लोग जो पहले ताना मारते थे, अब मिसाल देने लगे। एक दिन जानकी अम्मा फिर से आई और शिवप्रसाद से बोली, देखा बेटा, जब इंसान को उसका सच्चा धन मिल जाता है, यानी सच्चे रिश्ते, मेहनत की भावना और सही सोच, तो गरीबी भी दूर हो जाती है। शिवप्रसाद ने भावुक होकर जवाब दिया, अम्मा, अब समझ आया, सबसे बड़ा धन ना सोना है, ना चांदी, सबसे बड़ा धन है एक समझदार बहू, एक सच्चा परिवार और आप जैसे मार्गदर्शक। समय बीतता गया। शिवप्रसाद का घर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वहाँ सिर्फ दीवारें और छप्पर नहीं थे, वहाँ मेहनत, प्यार और उम्मीदें थीं। सुनीता ने घर को सिर्फ साफ सुथरा नहीं किया, बल्कि रिश्तों की नई परिभाषा दी। विक्रम अब पूरी तरह जिम्मेदारी समझ चुका था। वो खेतों में दिन रात काम करता और जब बाकी भाई उसे ऐसा करते देखते तो खुद ब खुद प्रेरित हो जाते। धीरे धीरे पांचों भाइयों ने अलग अलग काम संभाल लिए। कोई दूध बेचने लगा, कोई सब्जियां उगाने लगा, कोई लकड़ी का काम करने लगा। शिवप्रसाद अब पहले की तरह थका हुआ नहीं लौटता था। अब वो गर्व से सिर उठाकर चलता था, क्योंकि उसके बेटों ने जिम्मेदारी समझी थी और वो बहू जो कभी झिझक से घर आई थी, अब पूरे घर की रौनक बन गई थी। गांव में अब लोग कहते, शिवप्रसाद का घर अब गांव का सबसे सच्चा और खुशहाल घर है। वहाँ अमीरी नहीं, पर संतोष और प्रेम है, और वही असली अमीरी है। एक दिन गांव में एक सभा बुलाई गई, जहाँ गांव के बुजुर्ग और नेता मौजूद थे। वहाँ जानकी अम्मा ने सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा धन क्या है, तो मैं कहूँगी एक परिवार जो साथ खड़ा हो, बहू जो समझदार हो, बेटे जो मेहनती हों और एक बुजुर्ग जो हिम्मत ना खोए। यही वो धन है जो किसी बाजार में नहीं बिकता, इसे रिश्तों से कमाया जाता है। सभा में तालियां गूंज उठीं और वहीं खड़े शिवप्रसाद की आंखों से फिर आंसू बह निकले, मगर इस बार वो आंसू गर्व और कृतज्ञता के थे। बहुत सुंदर। अब मैं इस कहानी को एक नई दिशा में आगे बढ़ाता हूँ, जहाँ ये परिवार न सिर्फ खुद सुधरता है, बल्कि समाज को भी एक नई सोच देता है। इस भाग में एक नया पात्र और नई परिस्थिति शामिल होगी, जिससे कहानी और भी प्रेरणादायक बन जाएगी।
अब शिव प्रसाद का घर केवल एक परिवार का घर नहीं था, वो एक उदाहरण बन चुका था। गांव के बहुत से लोग जो पहले आलस, झगड़ों और गरीबी से घिरे थे, अब इस परिवार से सीखने लगे थे। सुनीता के व्यवहार, विक्रम की मेहनत और जानकी अम्मा की सोच ने पूरे गांव में एक नई चेतना जगा दी थी। इसी बीच गांव में एक दिन एक अजनबी युवक आया। नाम था महेंद्र। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन शहर की नौकरी छोड़कर गांव में कुछ नया करना चाहता था। उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा परिवार है जिससे मुझे प्रेरणा मिल सके? लोगों ने अक्सर में कहा, शिव प्रसाद का परिवार देखो, वहाँ मेहनत है, सच्चाई है और बदलाव है। महेंद्र उत्सुकता से शिव प्रसाद के घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा एक बहू रसोई में हंसते हुए गुनगुना रही है, बेटे खेत से लौटकर हाथ धो रहे हैं और पिता आंगन में तुलसी को जल दे रहे हैं। उसने मुस्कुरा कर कहा, ये तो वो है जो मैंने किताबों में पढ़ा था, असली भारत। महेंद्र ने प्रस्ताव रखा, अगर आप सब चाहें तो हम मिलकर एक ग्राम सेवा केंद्र खोल सकते हैं, जहां गांव के दूसरे लोग भी आकर काम सीखें, जैसे खेती का सही तरीका, महिला स्वरोजगार, बच्चों की शिक्षा और घरेलू उद्योग। सुनीता की आंखें चमक उठी, अगर हम कुछ अच्छा जानते हैं तो उसे दूसरों तक पहुंचाना हमारा धर्म है। विक्रम ने कहा, हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम करेंगे। शिव प्रसाद ने अपना हाथ आशीर्वाद में उठाया। जिस घर में पहले अंधेरा था, अब वो दूसरों के लिए दीपक बन रहा है। और इस तरह एक नई शुरुआत हुई। गांव में एक छोटी सी जगह को साफ करके वहां एक छोटा सा ग्राम सेवा केंद्र खोला गया। जानकी अम्मा को उसका प्रमुख मार्गदर्शक बनाया गया। सुनीता ने महिलाओं को सिलाई और अचार बनाना सिखाया। विक्रम और महेंद्र ने मिलकर खेतों में जैविक खेती की शुरुआत की। धीरे धीरे गांव के लोग जुड़ने लगे। वो जो पहले सोचते थे कि हम क्या कर सकते हैं, अब कहते थे, हम साथ हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। गांव के बीचों बीच बना ग्राम सेवा केंद्र अब सिर्फ एक संस्था नहीं था, वो उम्मीद का स्रोत बन चुका था। जहां पहले लोग खाली बैठकर दिन गुजारते थे, वहीं अब महिलाएं वहां आकर कुछ नया सीखती, युवा खेती के आधुनिक तरीके अपनाते और बच्चे स्कूल के बाद पढ़ने आते। जानकी अम्मा, जिनकी उम्र अब 80 के पार थी, सुबह सुबह तुलसी को जल देने के बाद सेवा केंद्र में बैठ जाती और हर आने वाले को स्नेह से आशीर्वाद देती, कुछ भी छोटा नहीं होता बेटा, पर हर छोटा प्रयास बड़ा बदलाव लाता है। सुनीता अब गांव की सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। उसने गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। कुछ महिलाएं अचार और पापड़ बनाकर बेचने लगी, तो कुछ ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। हर महीने की 5 तारीख को महिला उद्यमी सभा होती, जिसमें सुनीता अध्यक्ष बनकर हर महिला की बात सुनती। महेंद्र और विक्रम ने मिलकर खेती में जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने गांव के पुराने कुएं की सफाई करवाई और पानी संरक्षण की योजना पर भी काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव की जमीन हरियाली से भरने लगी, पर जैसे ही कामयाबी बढ़ी, ईर्ष्या और रुकावटें भी सामने आने लगी। गांव के एक पुराने जमींदार भैरव सिंह, जो वर्षों से गांव की राजनीति और व्यापार पर कब्जा जमाए बैठे थे, उन्हें ये परिवर्तन रास नहीं आया। पहले वे मजदूरों को कम मजदूरी पर रखते थे, लेकिन अब जब लोग आत्मनिर्भर हो गए थे, तो कोई उनके खेत में काम करने नहीं आता। भैरव सिंह ने गांव के कुछ अन्य लालची लोगों को साथ लेकर अफवाहें फैलानी शुरू की। ये ग्राम सेवा केंद्र असल में धर्म परिवर्तन करवा रहा है। महेंद्र शहर से आया है, इसका कोई और इरादा है। औरतें अब ज्यादा बोलने लगी हैं, घर टूटेंगे। कई भोले लोग भ्रम में आ गए। कुछ ने केंद्र आना बंद कर दिया, कुछ ने सुनीता पर सवाल उठाए और कुछ ने जानकी अम्मा तक को ताना मारना शुरू कर दिया। बुढ़िया को क्या सूझी है अब गांव सुधारने की। शिव प्रसाद कुछ पल के लिए टूट गए थे। उनका मन उदास रहने लगा। पर जानकी अम्मा ने एक शाम, जब सभी हताश बैठे थे, तब कहा, जब नदी शांत होती है तब कोई पत्थर नहीं फेंकता, जब उसमें लहर उठती है तभी लोग डरने लगते हैं। हमारी लहर उठ चुकी है। कुछ डगमगाएंगे, पर जो टिकेगा वही असली नाविक कहलाएगा। विक्रम और महेंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के स्कूल में एक
सत्य सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें गांव के हर परिवार को बुलाया गया। वहां बच्चों ने नाटक किया, झूठ और सच्चाई की लड़ाई। महिलाओं ने अपने अनुभव बताए कि कैसे उन्होंने मेहनत से अपना जीवन बदला। आखिर में महेंद्र ने सबके सामने कहा, हम पर शक कीजिए, सवाल उठाए, लेकिन देखिए हमारे कर्म क्या कह रहे हैं। हम बदलने नहीं आए हैं, हम साथ मिलकर बढ़ने आए हैं। गांव में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे तालियों की आवाज गूंजी। कई लोग जो डरे हुए थे वे अब फिर से सेवा केंद्र लौटने लगे। भैरव सिंह को एक और झटका तब लगा जब उसके खुद के बेटे ने आकर कहा, बाबा, मैं महेंद्र भैया के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। पुराने रास्ते अब नहीं चल सकते। अब गांव में दो चीजें स्पष्ट थीं। बदलाव की शुरुआत कठिन होती है, लेकिन जब सच्चाई और सेवा साथ हो तो रास्ता खुद बनता है। शिवप्रसाद का परिवार अब गांव का नहीं, पूरे जिले का उदाहरण बन चुका था। आसपास के गांवों से लोग सीखने आने लगे। कुछ अखबारों में खबरें छपने लगी, एक परिवार ने कैसे बदली पूरी बस्ती। ग्राम सेवा केंद्र अब केवल एक प्रेरणा नहीं बल्कि परिवर्तन का मॉडल बन चुका था। लेकिन शिवप्रसाद और उनके परिवार की नज़र केवल अपने गांव तक सीमित नहीं थी। उनका सपना था कि हर गांव में ऐसी रोशनी जले। सुनीता ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को अगले स्तर तक ले जाने का फैसला किया। महिला उद्यमी सभा में उसने घोषणा की, अब हम केवल छोटे मोटे उत्पाद नहीं बनाएंगे, हम मिलकर स्वरोजगार समूह बनाएंगे। हर महिला को नियमित काम मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा और हम अपने ब्रांड के नाम से उत्पाद बेचेंगे। सारथी सारथी नाम चुना गया क्योंकि ये महिलाओं की जिंदगी की गाड़ी को सही दिशा देने वाला साबित होने वाला था। शुरुआत में ये सपना थोड़ा बड़ा और मुश्किल लगा, पर सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने शहर की एक गो से संपर्क किया जो महिला स्वावलंबन में मदद करती थी। वहां से प्रशिक्षक आए और अब महिलाएं न केवल अचार पापड़ बल्कि अगरबत्ती, हर्बल साबुन और कपड़ों की कढ़ाई करना भी सीखने लगीं। इसी दौरान भैरव सिंह की हालत बिगड़ने लगी। उसके पास काम करने वाले लोग नहीं थे और उसका बेटा विराज अब गांव में नई सोच का चेहरा बन चुका था। विराज ने तय किया कि वो अपने पिता को भी इस बदलाव की अहमियत समझाएगा, लेकिन प्यार से, जबरदस्ती से नहीं। एक दिन विराज ने भैरव सिंह को सेवा केंद्र लाकर वहां की गतिविधियां दिखाईं। बुजुर्गों की योग कक्षा, बच्चों की विज्ञान कार्यशाला और महिलाओं का आत्मविश्वास देखकर भैरव सिंह एक पल को चुप रह गया। फिर धीमे से कहा, शायद मैं समय से हार गया, लेकिन ये हार भी सुकून देती है अगर गांव जीत रहा हो। अब सेवा केंद्र ने अगला कदम उठाया, गांव से बाजार योजना की शुरुआत। इसके तहत गांव के उत्पादों को शहर में हाट और मेलों में बेचना शुरू किया गया। महेंद्र ने एक मोबाइल ऐप भी बनवाया जिससे सारथी के उत्पाद ऑनलाइन बिकने लगे। शिवप्रसाद ने एक नई दीवार पर कुछ शब्द लिखवाए, बदलाव तब स्थायी होता है जब हर हाथ में हुनर हो, हर दिल में उम्मीद हो। कहानी का असर अब जिले भर में फैलने लगा था। सरकारी अधिकारी आए, उन्होंने गांव को मॉडल विलेज घोषित किया। नई योजनाएं आई और सबसे बड़ी बात, गांव वालों में आत्मविश्वास आया। लेकिन जैसे हर सुबह के साथ नई चुनौती होती है, अगले भाग में आएगी एक नई परीक्षा। सारथी महिला स्वावलंबन समूह अब पहचान बन चुका था। हर सदस्य को गर्व था कि वे अपने पैरों पर खड़ी हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आई, राज्य स्तरीय मेले में सारथी को हिस्सा लेने का निमंत्रण मिला। यह मेला केवल बिक्री का मौका नहीं था, ये पहचान बनाने का मंच था। सुनीता ने कहा, हम यह अवसर नहीं गंवाएंगे, लेकिन याद रखो समय कम है, मेहनत ज्यादा। हमें एक टीम की तरह जुटना होगा। हर महिला ने कंधे से कंधा मिलाकर काम शुरू कर दिया। दिन में प्रशिक्षण, रात में पैकिंग। कुछ महिलाएं घरों से अपना खाना लाती ताकि सबका समय बचे। जानकी अम्मा अपने अनुभव से उन्हें प्राचीन घरेलू नुस्खे बताती, नीम का रस मिलाओ, ये साबुन और अच्छा होगा। इस समय गांव में आई एक नई शिक्षिका अनामिका दीदी। उनकी उम्र भले ही 30 के आसपास थी, लेकिन सोच गहरी थी। उन्होंने देखा कि गांव के बच्चे रटने की बजाय समझना चाहते हैं, बस उन्हें सही मार्गदर्शन चाहिए।
अनामिका ने एक खास योजना शुरू की, ज्ञान पथशाला, जहां खेल खेल में गणित, कहानी के जरिए विज्ञान और प्रयोग के जरिए तकनीक सिखाई जाती। बच्चे अब होमवर्क से नहीं डरते थे, बल्कि हर शाम स्कूल का मैदान एक जीवंत प्रयोगशाला बन जाता। एक शाम सुनीता और अनामिका बैठी थी, तभी जानकी अम्मा आई और मुस्कुराकर बोली, बेटियां जब साथ चलें तो गांव क्या देश भी बदल सकता है। पर दूसरी ओर भैरव सिंह की चुप्पी किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो जरूर बदल गया था, लेकिन विराज अब भी चौकस था। एक दिन उसने अपने पिता को कुछ अनजान लोगों से मिलते देखा, जो गांव के बाहर बड़ी फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे। विराज ने जाकर पूछा, बाबा अब क्या चल रहा है। भैरव सिंह ने केवल इतना कहा, अगर ये परिवर्तन सच है तो मुझे भी इसमें अपनी जगह बनानी होगी। वक्त बताएगा मैं बदला हूँ या छुपा हूँ। इस बीच सारथी को मिला राज्य मेले में पहला पुरस्कार, श्रेष्ठ ग्रामीण महिला उद्यम समूह। तालियों की गूंज में सुनीता ने मंच से कहा, हम केवल सामान नहीं बेचते, हम सपने बनाते हैं। और जब सपनों में हिम्मत जुड़ती है तो गांव से निकली आवाज देश तक जाती है। गांव लौटते ही जश्न का माहौल था, लेकिन तभी आया एक खत, गांव की जमीन पर प्रस्तावित फैक्ट्री के लिए आपको 15 दिनों में जवाब देना होगा, वरना जमीन अधिग्रहण मान लिया जाएगा। अब गांव दो राहों पर था, एक ओर विकास के नाम पर बाहरी पूंजी और फैक्ट्री, दूसरी ओर अपनी जड़ों, खेतों और स्वावलंबन की राह। शिव प्रसाद ने ग्राम सभा बुलाने का निर्णय लिया। ये फैसला सबका होगा, गांव के हर नागरिक का। गांव की शांत हवाओं में अब सरगर्मी थी। फैक्ट्री प्रस्ताव का खत पूरे गांव में घूम गया था। कुछ लोगों के मन में उत्सुकता थी, शहर जैसी नौकरी मिलेगी, और कुछ डरे हुए थे, कहीं खेत छिन गए तो क्या। शिव प्रसाद ने ग्राम सभा बुलवाई, गांव के बीचों बीच नीम के पुराने पेड़ के नीचे। वहां केवल बुजुर्ग या मुखिया ही नहीं, हर परिवार का प्रतिनिधि बैठा था, महिलाएं, युवा, बच्चे, किसान, मजदूर। सभा की शुरुआत जानकी अम्मा के शब्दों से हुई, जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये हमारी माँ होती है। जब कोई माँ को गिरवी रखने कहे तो सोचो वो सौदा है या धोखा। विराज ने सबके सामने फैक्ट्री कंपनी के कागजात रखे। उसने बताया, अगर ये फैक्ट्री लगी तो गांव को शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, धूल और शोर फैलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या गांव के लोग मालिक बनेंगे या मजदूर। सुनीता खड़ी हुई, हमने अपने हाथों से सारथी खड़ा किया। अब हमें बाहर से आए किसी पैसे वाले की जरूरत नहीं। अगर आज हमने जमीन दी तो कल पहचान भी खो देंगे। सभा में माहौल गंभीर हो गया। तभी कुछ लोग बोले, पर सरकार से पैसा आएगा, सड़कों का काम होगा। अनामिका दीदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर सड़कों के बदले सपनों को रौंदना पड़े तो वो रास्ता मंजिल नहीं ले जाएगा, गुलामी की ओर मोड़ देगा। सभा में एक वोटिंग रखी गई। एक ओर था लालच, बाहरी चमक और शॉर्टकट, दूसरी ओर था संघर्ष, आत्मनिर्भरता और धीमी मगर सच्ची तरक्की। 98% लोगों ने फैक्ट्री के विरोध में वोट दिया। ये गांव की पहली जन चेतना की जीत थी। शिव प्रसाद ने घोषणा की, अब हम अपनी जमीन पर अपने ही उद्योग लगाएंगे। छोटे स्तर से शुरुआत करेंगे, लेकिन मालिक खुद होंगे, मजदूर भी खुद। योजना बनी, अपना उद्योग, अपना गांव। महेंद्र और विक्रम ने मिलकर एक छोटा जैविक प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया, जहां गांव की उपज से अचार, मसाले और पैक्ड अनाज बनाए जाते। अनामिका दीदी ने बच्चों के लिए डिजिटल लर्निंग सेंटर शुरू किया, जहां ऑनलाइन कोर्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग और उद्यमिता सिखाई जाने लगी। सुनीता ने सारथी को रजिस्टर्ड सोसाइटी बनवाया। अब वो कानूनी रूप से ट्रेड कर सकती थी, बैंकों से लोन ले सकती थी। कुछ महीनों में गांव बदल गया। जहां पहले जमीन बेचने की चर्चा थी, अब जमीन से रोजगार निकल रहा था। जहां पहले महिलाएं पर्दे में थीं, अब वे कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देती थीं। जहां पहले बच्चे केवल सरकारी किताबों में उलझे थे, अब वे छोटे छोटे मॉडल बना रहे थे, सौर ऊर्जा, पानी की सफाई और खेती में तकनीक पर। भैरव सिंह, जिसने कभी इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की थी, अब बीमार था।
एक दिन वो शिव प्रसाद के पास आया और कहा, तुमने मुझसे वो छीन लिया जो कभी मेरा अहंकार था, पर बदले में मुझे मेरा बेटा दिया। अगर मेरी जमीन गांव के काम आए तो ले लो, अब मैं हिस्सा नहीं सहभागी बनना चाहता हूँ। शिव प्रसाद की आंखें भर आईं। उन्होंने भैरव का हाथ थामा। बदलाव तब पूरा होता है जब विरोधी भी साथी बन जाए। कहानी अब एक गांव की नहीं रही, यह एक आंदोलन बन चुकी थी। राज्य सरकार ने गांव को मॉडल पंचायत घोषित किया। देश विदेश से छात्र, पत्रकार और समाज सेवी वहां आने लगे, सीखने, समझने और प्रेरणा लेने। और जानकी अम्मा हर सुबह तुलसी को जल देने के बाद वही कहती, छोटा प्रयास कभी छोटा नहीं होता बेटा। ये जो दीप जले हैं अब बुझेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। अब कहानी उस मुकाम पर है जहां एक गांव की सोच पूरे देश को दिशा देने की क्षमता रखती है। आइए अब इसे और गहराई, विस्तार और ऊंचाई दें, जहां संघर्ष केवल स्थानीय नहीं, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है और सपना बनता है हर गांव एक ज्ञान केंद्र। अब शिव प्रसाद का गांव केवल एक मॉडल गांव नहीं, एक विचारधारा बन चुका था। चारों ओर उसकी चर्चा थी, कैसे एक छोटा सा सेवा केंद्र एक सामाजिक क्रांति का जन्मस्थल बन गया। राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों ने दौरा किया। मीडिया में हेडलाइन बनी, जहां सरकारें असफल रहीं, वहां एक परिवार ने बदल दी तकदीर। और इसी दौरान नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की एक टीम गांव आई। उन्होंने देखा, महिलाएं डिजिटल ऐप्स पर ऑर्डर ले रही हैं, बच्चे फसल का सैटेलाइट डेटा पढ़ रहे हैं और युवाओं ने मिलकर एक ई-मार्केट हब बनाया है। टीम ने सुझाव दिया, ये सिर्फ एक गांव नहीं, एक ज्ञानग्राम है। क्यों न इसे पंचायत डिजिटल यूनिवर्सिटी का पायलट सेंटर बनाया जाए। शिव प्रसाद मुस्कुराए, अगर गांवों में शिक्षा, तकनीक और संवेदना एक साथ आएं, तो भारत दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। ज्ञानग्राम की शुरुआत पंचायत भवन को एक डिजिटल यूनिवर्सिटी हब में बदला गया। राज्य के 17 गांवों को इंटरनेट से जोड़ा गया। एक गांव, एक पाठशाला, एक प्रयोगशाला की अवधारणा लागू हुई। अनामिका दीदी ने इस यूनिवर्सिटी की शिक्षा संयोजिका बनकर इसे बच्चों और युवाओं के लिए रोजगार आधारित शिक्षा का केंद्र बना दिया। अब गांव के बच्चों को आईटी, जैविक कृषि, ग्रामीण उद्यमिता और पर्यावरण संरक्षण के कोर्स मुफ्त में मिलने लगे। सारथी का विस्तार। अब सुनीता की अगुवाई में सारथी केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। उसने एक नारा दिया, हर घर हुनर, हर हाथ रोजगार। बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के गांवों में शाखाएं खुली। हर जगह स्थानीय उत्पादों को जोड़कर एक महिला सहकार नेटवर्क खड़ा किया गया। महिलाओं को अब माइक्रो फाइनेंस ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और उद्यम नेतृत्व सिखाया जा रहा था। भैरव सिंह की परछाई। विराज ने एक दिन पुरानी डायरी से कुछ कागज निकाले। भैरव सिंह के अधूरे सपनों की सूची। उनमें एक सपना था, गांव के बच्चों को विदेश भेजकर पढ़ाना। विराज ने तय किया, वो इस अधूरे सपने को पूरा करेगा, लेकिन अपने नए तरीकों से। वह ज्ञानग्राम यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल स्टडी प्रोग्राम शुरू करता है, जिसमें ग्रामीण छात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए विदेशी कोर्स कर सकते हैं। एक साल में 3 छात्रों ने स्कॉलरशिप पाई। पहली बार उस गांव से कोई बच्चा ऑक्सफोर्ड के साथ जुड़ा। कहानी का मोड़, राजनीति की दस्तक। जब ये गांव राष्ट्रीय सुर्खियों में आने लगा, तो कुछ राजनीतिक दलों की निगाह पड़ी। कुछ नेता इसे सरकारी उपलब्धि बताकर अपना श्रेय लेना चाहते थे। एक मंत्री ने प्रस्ताव दिया, शिव प्रसाद जी, चुनाव लड़िए। आप सांसद बनेंगे तो इस मॉडल को पूरे देश में फैला सकेंगे। शिव प्रसाद मुस्कुराए और बोले, हमने यहाँ जो किया वो राजनीति से नहीं, सेवा से हुआ है। मैं पद नहीं चाहता, मैं प्रेरणा चाहता हूँ। उन्होंने एक सभा में घोषणा की, देश को बदलना है तो गांव को बदलो, गांव को बदलना है तो परिवार को, और परिवार को बदलना है तो सोच को। हम सोच बदल रहे हैं, यही हमारा आंदोलन है। एक भावनात्मक मोड़, जानकी अम्मा का जाना। एक सुबह जब सूरज गांव को सुनहरे रंगों से नहला रहा था, जानकी अम्मा हमेशा की तरह तुलसी को जल देने निकली। लेकिन उस दिन वो बैठी और फिर उठी नहीं। पूरा गांव थम गया। उनकी अंतिम यात्रा में केवल गांव ही नहीं,
बल्कि पास पड़ोस और दूसरे राज्यों से आए लोग भी शामिल हुए। उनके लिए किसी ने लिखा, वो मरी नहीं, वो हर घर में उम्मीद बनकर बस गईं। उनके नाम पर सेवा केंद्र का नाम पड़ा, जानकी जन सेवा धाम। कहानी के इस चरण पर निष्कर्ष नहीं, नई शुरुआत थी। अब हर साल ज्ञानग्राम उत्सव मनाया जाता, जिसमें अलग अलग राज्यों से गांवों के प्रतिनिधि आते। युवाओं ने मिलकर एक ग्राम मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जो गांव की कहानियां देश दुनिया तक पहुंचाता। और सुनीता, विराज, अनामिका, महेंद्र, विक्रम जैसे लोग अब मॉडल गांव निर्माण टीम बनाकर दूसरे गांवों में सेवा कार्य करने लगे। शिव प्रसाद की डायरी में अंतिम पन्ने पर लिखा था, मैं नहीं चाहता लोग मेरा नाम लें, मैं चाहता हूँ लोग ये सोचें अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। परिवार जीवन की सबसे मजबूत नींव। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई ताकतवर रिश्ता है तो वो है परिवार। जब एक परिवार एकजुट होकर कोई भी कार्य करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जिस तरह एक माला में मोती पिरोए जाते हैं, उसी तरह परिवार के हर सदस्य का एक साथ होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं एकता में बल है, और यह एकता अगर परिवार में हो तो जीवन के हर तूफान को पार करना आसान हो जाता है। लेकिन जहां परिवार में हुकूमत, तानाशाही या अहम की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, वहां बिखराव निश्चित है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, कोई ताकत नहीं। जिस इंसान का परिवार बिखर जाता है, उसका दिल किस कदर टूटा होता है ये वही जानता है। जब तक हमारे अंदर काम करने की ताकत होती है, तब तक हमें लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हम अकेले रह जाते हैं। उस समय हमें कोई दोस्त, रिश्तेदार या समाज नहीं बचाता, केवल और केवल हमारा परिवार ही साथ देता है। आज के समय में कई परिवारों में बिखराव केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम छोटे छोटे स्वार्थों में अपने अपनों को खो देते हैं। कई बार पुरुष अपनी पत्नी के कहने में आकर अपने माँ बाप, भाई बहनों से दूरी बना लेते हैं। और कई बार महिलाएं जो बहू बनकर घर आती हैं, कुछ समय बाद उस घर को तोड़ने लगती हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो टूटे हुए परिवारों को अपने व्यवहार, प्रेम और समझदारी से जोड़ देती हैं। वे घर की असली लक्ष्मी होती हैं। और कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो परिवार को हर परिस्थिति में साथ लेकर चलते हैं। वही होते हैं असली नेता, असली इंसान। दोस्तों, परिवार को तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ने के लिए प्रेम, धैर्य और त्याग चाहिए। याद रखो, धन, संपत्ति, रुतबा सब चला जाएगा, लेकिन अगर परिवार साथ है तो सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है। और अगर परिवार साथ नहीं है तो दुनिया की सारी दौलत भी इंसान को तन्हा बना देती है। कृपया ध्यान दीजिए, आप जैसा अपने माँ बाप, भाई बहनों से व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे भी आपसे करेंगे। संस्कार वही टिकते हैं जो व्यवहार में दिखें। इसलिए जब तक सांसें हैं तब तक अच्छे कर्म करें, सच्चे रिश्ते निभाएं और इस दुनिया से जाएं तो ऐसे कि लोग नाम नहीं, आपके कर्मों को याद करें। दोस्तों, अगर आज आपके पास ताकत, पैसा और रुतबा है तो बहुत लोग आपके साथ होंगे। लेकिन जिस दिन ये सब चला गया, उस दिन सच्चा साथ सिर्फ आपका परिवार देगा। इसलिए अपने रिश्तों की कद्र कीजिए, उन्हें समय दीजिए और एक ऐसा परिवार बनाइए जो सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहे। तो आइए मिलकर प्रण करें कि हम अपने परिवार को जोड़कर रखेंगे, साथ लेकर चलेंगे और अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि परिवार से बड़ा कोई धर्म, कोई कर्म नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद और अपने परिवार को एकजुट बनाए रखिए, क्योंकि यही है असली दौलत।